हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स की चल रही है। टुडे विल बी द लास्ट टॉपिक कंप्लीट। हमने ये यूनिट को अच्छे से डिटेल में अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है। होप सो आपको सारे जितने प्रीवियस सेशंस है वो समझ आ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। आपको कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है अलॉन्ग विद रिवीजन सीरीज पेपर 1 जो जनरल पेपर है और पेपर 2 कॉमर्स की। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो हमारा लास्ट सेशन होगा इस यूनिट का। फिर हम अपने यूनिट नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। देखो, रिपोर्ट राइटिंग एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस को स्पेसिफिक ऑडियंस तक इफेक्टिवली कन्वे करते हैं। ये स्किल प्रोफेशनल फील्ड्स और एकेडमिक्स में सुपर क्रिटिकल है। अगर अपने प्रोफेशनल फील्ड्स की बात करें जैसे बिजनेस, हेल्थ केयर, पॉलिसी मेकिंग हो गया, एंड एकेडमिक्स की बात करें रिसर्च पेपर, थीसिस वगैरह हो गए। बेसिकली इसमें हम रिपोर्ट राइटिंग के की स्टेप्स, उसका पर्पस, प्लानिंग, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन्स, फॉर्मेटिंग और इसके अलावा और भी कुछ को कवर करेंगे। प्लस हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जैसे इंटरनल रिलायबिलिटी, रैंडम वॉक, फैक्टर एनालिसिस, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड अगर इंटरनल रिलायबिलिटी की बात करें तो मेजरमेंट कंसिस्टेंसी होती है, रैंडम वॉक यानी स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, फैक्टर एनालिसिस एक डाटा रिडक्शन टेक्निक है, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन सेंट्रिक मैनेजमेंट है ये, एंड सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड। इसके अलावा अर्ली मेजॉरिटी, डिफ्यूजन है, इनोवेशन हो गया, या टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, इन सभी को एक्सप्लोर करेंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं विद रिपोर्ट राइटिंग। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हैं ताकि स्पेसिफिक ऑडियंस उसको समझ सके और उस पर एक्शन ले सके। ऑडियंस यानी आपके मैनेजर्स हो सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं। ये एक स्किल है जो क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिमांड करती है। अब करनी क्यों पड़ती है रिपोर्ट राइटिंग? डिसीजंस को इन्फॉर्म करता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए, पॉलिसी चेंजेस के लिए, रिसर्च फाइंडिंग्स को क्रेडिबल और प्रोफेशनल तरीके से शेयर करती है रिपोर्ट्स, ठीक है। अगर इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक आती है उसकी बात करें, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रक्चर, लॉजिकल फ्लो और क्लियर सेक्शंस होते हैं इसमें, लाइक इंट्रोडक्शन का सेक्शन, मेथड्स का सेक्शन। ऑडियंस फोकस्ड होती है, कंटेंट ऑडियंस के नॉलेज लेवल और नीड्स के हिसाब से टेलर्ड होता है, एविडेंस बेस्ड है, डाटा एनालिसिस और रेफरेंसेस पे बेस्ड होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं की स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रिपोर्ट राइटिंग के की स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ, यानी पेपर में इसको किस तरीके से आंसर करना है। नंबर 1 स्टेप आता है अंडरस्टैंड द पर्पस एंड ऑडियंस। पर्पस की बात करें, रिपोर्ट का गोल क्या है, इन्फॉर्म करना है, परसुएड करना है या रिकमेंडेशंस देना है। ऑडियंस देखो, कौन पढ़ेगा, एग्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, रिसर्चर्स पढ़ेंगे या जनरल पब्लिक, उनका नॉलेज लेवल और एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सारी चीजें देखो। अगर एग्जांपल दूं, एक बिजनेस रिपोर्ट का पर्पस हो सकता है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की फिजिबिलिटी बताना, और ऑडियंस हो सकती हैं सीनियर मैनेजर्स। सेकेंड स्टेप आता है प्लान एंड ऑर्गेनाइज। रिपोर्ट का आउटलाइन या स्ट्रक्चर बनाओ, मेन सेक्शंस और सब सेक्शंस डिसाइड करो। मेन सेक्शन जैसे इंट्रोडक्शन, मेथड्स और रिजल्ट्स हो गए। लॉजिकल फ्लो इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन कोहेरेंट और इजी टू फॉलो हो, ठीक है। अगर एग्जांपल दूं, आउटलाइन में सेक्शंस जैसे आपके बैकग्राउंड हो गया, डाटा कलेक्शन, फाइंडिंग्स या रिकमेंडेशंस होने चाहिए। थर्ड आता है इंट्रोडक्शन। रिपोर्ट का शुरुआत इंट्रोडक्शन से करो। इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन के साथ होती है, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट सेट करती है और रीडर को कंटेंट के लिए रेडी करती है। अगर एग्जांपल दूं, एक एनवायरमेंटल रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन पोल्यूशन लेवल्स और स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको वो बताएगा। फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट असेसमेंट इसका पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स। अगर एप्लीकेबल है तो डाटा कलेक्शन, रिसर्च के प्रोसीजर्स या एनालिसिस मेथड्स के डिस्क्राइब करो। इतना डिटेल दो कि रीडर प्रोसेस को समझ सके और फाइंडिंग्स की वैलिडिटी को इवेल्युएट कर सके। अगर एग्जांपल दूं, सर्वे मेथोडोलॉजी, सैंपल का साइज कितना है और स्टैटिस्टिकल टेस्ट का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करो। पांचवा आता है रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स। रिजल्ट्स को क्लियर और कंसाइज तरीके से प्रेजेंट करो।
टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स या विजुअल एड्स का यूज करो ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। की फाइंडिंग्स हाईलाइट करो जो रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस करती है। अगर एग्जांपल दूं, सेल्स डाटा का बार चार्ट और की फाइंडिंग्स जैसे ऑनलाइन सेल्स 20% इंक्रीज हो रही हैं या करती हैं, इस चीज को प्रेजेंट करो। स्टेप नंबर 6 आता है डिस्कशन और एनालिसिस का। फाइंडिंग्स के इम्प्लीकेशंस और सिग्निफिकेंस को डिस्कस करो। रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में रिजल्ट्स का एनालिसिस करो। पैटर्न्स या आउटकम्स के पॉसिबल रीजंस दो और एग्जिस्टिंग लिटरेचर या बेंचमार्क से कंपेयर करो। अगर एग्जांपल दूं, सेल्स इंक्रीज का रीजन अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन हो सकता है, इसको मेंशन करो। 7th आता है कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस। मेन पॉइंट्स और कंक्लूजन्स को समराइज करो। रिसर्च क्वेश्चन या मेन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं है, ये चीज को लिखो। फाइंडिंग्स के बेसिस पे प्रैक्टिकल और फिजिबल रिकमेंडेशन दो फॉर फ्यूचर एक्शन या फर्दर रिसर्च। ठीक है जी, होप्स आपको ये सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं, इंक्रीज मार्केटिंग बजट टू सस्टेन सेल्स ग्रोथ। 8th आता है फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस को फॉलो करो। फॉन्ट हो गया, स्पेसिंग हो गया, मार्जिन्स हो गया और रेफरेंसिंग स्टाइल चाहे ईपीए है चाहे एमएलए है, उसको देखो। क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज को यूज करो। जार्गन अवॉइड करो जो ऑडियंस को समझ ना आए। ठीक है, यानी जो ऑडियंस को जार्गन है वो अवॉइड करो क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है समझने में। प्रूफ रीड करो ग्रामर के लिए, स्पेलिंग के लिए और क्लैरिटी के लिए। 9th आता है अपेंडिसेस। एडिशनल सपोर्टिंग मटेरियल जैसे रॉम डाटा, सर्वे क्वेश्चनियर्स या डिटेल कैलकुलेशंस अपेंडिसेस में इंक्लूड करो। ये टेक्निकल डिटेल्स के लिए इंटरेस्टेड रीडर्स के लिए होते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल दूं, सर्वे रिस्पॉन्सेज का डाटा सेट या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का आउटपुट हो गया। 10th आता है साइटेशंस एंड रेफरेंसेस। रिपोर्ट में यूज किए गए सोर्सेज को प्रॉपरली साइट करो यूजिंग कंसिस्टेंट साइटेशन स्टाइल। रेफरेंसेस सेक्शन में सभी सोर्सेज को लिस्ट करो। अगर एग्जांपल दूं, जर्नल आर्टिकल्स, बुक्स या ऑनलाइन सोर्सेज का प्रॉपर साइटेशन होना चाहिए। 11th आता है एग्जीक्यूटिव समरी। अगर रिपोर्ट लेंथी है या हाई लेवल डिसीजन मेकर्स के लिए है तो शुरुआत में एक एग्जीक्यूटिव समरी को इंक्लूड करो। ये कंसाइज ओवरव्यू देता है की फाइंडिंग्स का, कंक्लूजन्स का और रिकमेंडेशंस का, ताकि रीडर्स पूरा रिपोर्ट पढ़े बिना मेन पॉइंट्स को समझ सके। फॉर एग्जांपल, एक पेज समरी सेल्स ट्रेंड और स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस की। अब ये स्टेप्स क्यों फॉलो किए जाते हैं? इंश्योर करते हैं रिपोर्ट स्ट्रक्चर्ड है, ऑडियंस फोकस्ड है और एक्शनेबल है। क्लियर कम्युनिकेशन डिसीजंस और स्ट्रेटजीज को ड्राइव करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगेन एक प्रीवियस से क्वेश्चन था, इंटरनल रिलायबिलिटी। व्हाट इज इंटरनल रिलायबिलिटी? इंटरनल रिलायबिलिटी एक मेजर की कंसिस्टेंसी को डिस्क्राइब करती है जब उसको दो डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे लिया जाता है। ये चेक करता है कि कोई मेजरमेंट टूल रिलायबल है या नहीं ओवर द टाइम। मेजरमेंट टूल जैसे सर्वेस हो गए, टेस्ट हो गए। की फीचर्स की बात करें, हाई इंटरनल रिलायबिलिटी मतलब सेम कंडीशंस में रिपीटेड मेजरमेंट सिमिलर रिजल्ट्स देती हैं। कॉमन मेथड्स इसमें टी टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, जिसे सेम टेस्ट को 2 बार करो, या क्रॉनबेक्स अल्फा, मल्टीपल आइटम्स के कंसिस्टेंसी के लिए इसको यूज किया जाता है। एग्जांपल अगर मैं दूं, एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे 2 बार कंडक्ट किया जाता है, अगर रिजल्ट्स कंसिस्टेंट है तो सर्वे इंटरनली रिलायबल होगा। अब क्यों इंटरनल रिलायबिलिटी मैटर करती है? इंश्योर्स करती है जो मेजरमेंट्स हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं और रिपीटेबल हैं, क्रिटिकल है रिसर्च के लिए और अगर आप डाटा ड्रिवन डिसीजंस लेना चाहते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है रैंडम वॉक। अगेन ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रैंडम वॉक एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है जिसमें एक वेरिएबल का चेंज रैंडम होता है और ये मीन ऑफ 0 और वेरिएंस ऑफ 1 वाले डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करता है जैसे स्टॉक प्राइसेस या पार्टिकल मोशंस होगी। ठीक है जी, अगर इसके की फीचर्स की बात करें, हर स्टेप रैंडम और इंडिपेंडेंट होता है। एक्सपेक्टेड चेंज यानी जो मीन का है वो 0 है, वेरिएबिलिटी यानी जो वेरिएंस है वो 1 है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, स्टॉक प्राइस का डेली चेंज रैंडम वॉक फॉलो कर सकता है, कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, जस्ट रैंडम अप डाउन मूवमेंट्स होती हैं। अब रैंडम वॉक ही क्यों? देखो, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फिजिक्स और डाटा साइंस में अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेसेस को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। आपको रैंडमनेस रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में समझने में ये आपको हेल्प करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर एनालिसिस। व्हाट इज फैक्टर एनालिसिस?
फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो अंडरलाइन फैक्टर्स या लेटेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करती है जो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स के कोरिलेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। ये डाटा रिडक्शन के लिए यूज होती है। इसके की फीचर्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स को सिंपलर फैक्टर्स में ब्रेक करता है। एग्जांपल अगर दूं, कस्टमर सर्वे में सेटिस्फेक्शन, प्राइस सेंसिटिविटी और ब्रांड लॉयल्टी के रिस्पॉन्स को एक कस्टमर प्रेफरेंस फैक्टर में कंबाइन करना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एमडी, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एमडी एक टेक्निक है जो ग्रुप्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज होती है बेस्ड ऑन मल्टीपल वेरिएबल्स। ये प्रेडिक्ट करता है कि कोई ऑब्जर्वेशन किस ग्रुप में बिलोंग करती है। अगर इसके की फीचर्स की बात करें, क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, लाइक कस्टमर सेगमेंट्स, क्रेडिट रिस्क के लिए। एग्जांपल अगर दूं, बैंक कस्टमर्स को हाई रिस्क या लो रिस्क में क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन इनकम, देयर क्रेडिट स्कोर और लोन हिस्ट्री। अब फैक्टर एनालिसिस एमडीए को क्यों सुपरसीड करता है? ये स्टेटमेंट सब्जेक्टिव है, ये बेसिकली क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर, लेकिन फैक्टर एनालिसिस ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये अंडरलाइन पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, जबकि जो एमडीए है वो प्राइमरी क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज होता है। फैक्टर एनालिसिस डाटा एक्सप्लोरेशन के लिए बेटर है, जो एमडीए है वो प्रिडिक्टिव क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है जी, अब ये टेक्निक्स क्यों यूज होती हैं? डाटा कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई और एक्शनेबल इनसाइट्स देते हैं ये दोनों। बिजनेस और रिसर्च में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। ठीक है जी, होप्स आपको समझ आ गया होगा। आगे आती है नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट थ्योरी है जो एम्फसाइज करती है कि एक सोशल एनवायरनमेंट और ह्यूमन फैक्टर्स वर्कप्लेस में प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ मैनेजमेंट के डिसीजंस। इसका एक की प्रिंसिपल है जो सोशल एनवायरनमेंट, जब जब जॉब का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करता है और उनके बिहेवियर से भी शेप होता है। यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी टीम डायनामिक्स हो गए, एम्प्लॉय इंटरेक्शंस हो गई। ये थ्योरी क्लासिकल मैनेजमेंट से अलग है क्योंकि ये एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और कोलैबोरेशन पे फोकस करती है। क्लासिकल मैनेजमेंट जिसमें यानी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, हिरार्की होती है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी में टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज एम्प्लॉय मोरल बूस्ट करती हैं, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ठीक है जी, अब क्यों नियो क्लासिकल थ्योरी आप यूज करते हो, इसका भी तो कोई कारण होगा। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच मॉडर्न वर्कप्लेस के लिए ये बहुत रेलेवेंट है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट और रिटेंशन के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। ठीक है जी, बेसिकली ये इससे रिलेटेड था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब आते हैं सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डाटा का सेंट्रल या टिपिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तीन मेन टाइप्स है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, सभी वैल्यूज का एवरेज होता है। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज इसका फॉर्मूला है। एग्जांपल दी हुई है, 5 स्टूडेंट्स का टेस्ट स्कोर दिया है, उसका मीन आपने निकालना है, तो सम को डिवाइड बाय नंबर से कर दो। सेकंड मीडियन आता है, डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मिडल वैल्यू फाइंड करना है। पोजीशनल एवरेज है, स्पेसिफिक पोजीशन यानी मिडल को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जांपल गिवन आप देख सकते हो। थर्ड आता है मॉड, डाटा में मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होती है, ये भी पोजीशनल एवरेज है, मोस्ट कॉमन पोजीशन को दिखाती है, एग्जांपल गिवन है। क्यों हम सेंट्रल्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं? डाटा के टिपिकल बिहेवियर को समराइज करती हैं, डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस के लिए आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। अब आगे चलते हैं, अर्ली मेजॉरिटी, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अर्ली मेजॉरिटी वो कस्टमर्स हैं जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन प्रोसेस में एक न्यू प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी को जस्ट बिफोर द एवरेज अडॉप्टर एक्सेप्ट करते हैं। ये ग्रुप डेलिब्रेट होता है, इनोवेशंस को केयरफुली इवेल्युएट करता है। की फीचर्स की बात करें, अबव एवरेज सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, ये लोग सोशली एक्टिव और फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। रिलाई करते हैं एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैन पे, डिसीजंस एडवर्टाइजमेंट, रिव्यूज या सेल्स पिचेस पे बेस्ड होते हैं ज्यादातर। पार्ट ऑफ डिफ्यूजन कर्व है, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लैगर्ड्स। ठीक है, ये सीक्वेंस को आप याद रखना। एग्जांपल दूं, स्मार्टफोन्स के अर्ली डेज में अर्ली मेजॉरिटी ने आईफोन्स तब अडॉप्ट किए जब उनकी रिलायबिलिटी और पॉपुलैरिटी क्लियर हो गई। क्यों अर्ली मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट है? मार्केट पेनिट्रेशन के लिए बहुत क्रिटिकल है। ये ग्रुप मास अडॉप्शन का ट्रिगर होता है, बिजनेसेस के लिए ये की टारगेट सेगमेंट होती है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज देखते हैं जो हायरिंग या रिसर्च में यूज होती हैं। इसमें सबसे पहले आती है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम होते हैं, इसमें यूजफुल है वैलिड और कंपेरेबल रिजल्ट्स के लिए, स्पेशली जब लार्ज नंबर ऑफ
एप्लीकेंट्स के साथ आपने इसको कंडक्ट करना है। अगर एग्जांपल दूं, जॉब इंटरव्यूज में सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हर एक को अपने कैंडिडेट के लिए। सेकंड आती हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, फ्लेक्सिबल हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स या वीकनेस को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें यूजफुल है जब इंटरव्यूअर कैंडिडेट के अनफिट रीजन को डीपली एनालाइज करना चाहते हैं। एग्जांपल दूं, इनफॉर्मल चैट टू अंडरस्टैंड कैंडिडेट्स मोटिवेशंस। थर्ड आती है मिक्स्ड इंटरव्यूज, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस के साथ इन डेप्थ प्रॉबिंग की जाती है। यूजफुल है, कंपेरेबल आंसर्स और डीप इंसाइट्स दोनों के लिए देता है, ये दोनों चीजें आपको ये प्रोवाइड करता है। एग्जांपल, टेक्निकल क्वेश्चंस के साथ बिहेवियरल प्रॉबिंग करना। फिर आती हैं बिहेवियरल इंटरव्यूज, पास्ट बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस जो कैंडिडेट के रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी को मॉडेस्ट स्ट्रेस में टेस्ट करते हैं। यूजफुल है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स असेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एग्जांपल दूं, लाइक टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैंडल्ड अ डिफिकल्ट कस्टमर, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्यों डिफरेंट टाइप्स के इंटरव्यू, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। कैंडिडेट इवैल्यूएशन को सिस्टमेटिक और इंसाइटफुल बनाते हैं ये चीजें, रोल और ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के हिसाब से टेलर्ड होती हैं, ठीक है। सो कंक्लूड करूं तो जो रिपोर्ट राइटिंग और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट प्रोफेशनल और एकेडमिक दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप जैसे उसका पर्पस, प्लानिंग, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, फॉर्मेटिंग, इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड और एक्शनेबल बनाते हैं। इंटरनल लायबिलिटी मेजरमेंट्स को ट्रस्टवर्दी रखती है। रैंडम वॉक रैंडम प्रोसेसेस को मॉडल करता है और फैक्टर एनालिसिस डाटा कम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करता है। नियो क्लासिकल थ्योरी ह्यूमन सेंट्रिक वर्कप्लेस प्रमोट करती है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डाटा इंसाइट्स देती है। अर्ली मेजॉरिटी इनोवेशन अडॉप्शन को ड्राइव करती है और टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज कैंडिडेट सिलेक्शन को रोबस्ट बनाती है। सो इससे हमारा जो ये सेशन है कंप्लीट होता है एंड इवन हमारी जो यूनिट 5 बिजनेस चैट और रिसर्च मेथड्स की है अलॉन्ग विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स वो वाइंड अप होते हैं सारे, मैंने आपको डिटेल में साथ के साथ करवा दिए हैं। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। आपको पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। 5 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, कल स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 हमारी है। रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की इवन यूट्यूब पे अवेलेबल है, इवन टेलीग्राम चैनल्स पे पीडीएफ्स उसकी अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। पूरा 101% आपको इस हिसाब से करवाया जा रहा है कि आपका जेआरएफ प्लस यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। सो मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स टुमारो विद अ न्यू यूनिट। थैंक यू।